नमस्ते बच्चों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अपने घरों पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे हुए होंगे। बच्चों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बिलियन या सॉल्यूशन, जो कि हमारे क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 3 या 4 मार्क्स को लेकर के आता है। बच्चों, पिछले 2 वीडियो तक हमने बिलियन के बारे में बात करी थी कि बिलियन किसे कहा जाता है। हमने कहा था जब एक विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो बिलियन बनता है। यहाँ तक हमने कहा था। विलय कौन होते हैं? विलय बच्चों वो पदार्थ होते हैं जिन्हें घोला जाता है, और विलायक कौन होते हैं? जिनमें हम पदार्थ को घोलते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड टू ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। व्हाट आर सॉल्यूट्स? सॉल्यूट्स आर दैट सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिन्हें हम घोलते हैं। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट्स आर दैट सब्सटेंस इन विच समथिंग इज डिसॉल्व्ड, जिसमें कुछ को पदार्थों को, सब्सटेंस को, मटेरियल को घोला जाता है। जैसे नमक और पानी को मिलाया जाए तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो नमक तो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट या विलय हो गया, और पानी क्या हो गया? हमारा सॉल्वेंट या विलायक हो गया। और जो नमक पानी का जो मिश्रण बना, मिक्सचर बना, वो हमारा क्या हो गया? विलयन। उसके बाद में हमने जब इस पदार्थ को उस विलायक में मिला दिया तो हमारे पास जो विलयन बना उसकी हमने सांद्रता को निकालना सीखा। सांद्रता को हम मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल भिन्न, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इस फॉर्म में निकालते हैं बच्चों। ये भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो जब कोई पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो उसकी विलेयता कितनी है, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, कब तक घुलेगा, तो उसकी विलेयता को, सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पे हमने प्रकाश डाला सेकंड वीडियो तक। बच्चों, आज हम इसके तीसरे लेवल पे चल रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा वीडियो है। इसका तीसरे वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि हमने जब विलयन बना दिया तो उसके ऊपर वाष्प दाब जो लग रहा है, वाष्प दाब का क्या प्रभाव होगा, और वाष्प दाब कहते किसे, वेपर प्रेशर किसे कहा जाता है बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, पहले बात करते हैं वाष्प दाब की। बच्चों, हमने क्या कहा कि हमने एक ओपन कंटेनर लिया बच्चों, और इसके अंदर जो है हमने एक लिक्विड को फिलअप किया। ठीक है, जब हमने इसको कमरे में रखा हुआ है तो हम क्या देखते हैं, इसकी सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू लाइट, थ्रू एयर। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी को जब ये गेन लेंगे तो एनर्जी लेने से ये हल्की हो जाएगी, और हल्के होने से ये वेपर फॉर्म या वाष्प अवस्था में जाने लग जाएंगे। और हम जानते हैं वाष्प अवस्था जो होती है हल्की होती है, हल्की होने की वजह से ये ऊपर की ओर उठेगी। जब ये ऊपर की ओर उठे होगी बच्चों, हम फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जब वेपर ऊपर की ओर उठ रहे हैं, इनके द्वारा नीचे की ओर क्या लगाया जाएगा? एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। उसी दाब को हम लोग किस रूप में डिफाइन करते हैं? वाष्प दाब के रूप में डिफाइन करते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर कहा जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर आ चुका है। अब हमने क्या किया, इसी कंटेनर के अंदर जो है हमने किसी नॉन वेपोराइजेबल सब्सटेंस यानी सॉल्यूट को मिला दिया। तो वो चीनी मिला दी, यूरिया मिला दिया, या नमक मिला दिया। तो वो जो सब्सटेंस है बच्चों, वो इसकी सरफेस पर एक्वायर होंगे कि नहीं होंगे? वो मिल गए तो लिक्विड के साथ में वो सब्सटेंस भी होगा। तो हम क्या देखेंगे, या हम क्या महसूस करेंगे कि सरफेस पर जो पहले वाटर मॉलिक्यूल हुआ करते थे उतने वाटर मॉलिक्यूल अब नहीं होंगे। उसकी जगह पर कुछ नमक, चीनी या यूरिया या एथेनॉल या एसीटोन के पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो बताओ, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल एट द सरफेस डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? पहले से डिक्रीज हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर जो लग रहा है वो केवल किसकी वजह से लग रहा है बच्चों? केवल सॉल्वेंट की वजह से। तो ये हमारे वेपर प्रेशर होने वाला है जो कि सॉल्वेंट की वजह से। बताओ, नंबर ऑफ वेपोराइजेबल पार्टिकल्स पहले के कंपैरिजन में क्या हो गए? कम हो गए। कम होने से वेपर प्रेशर बताओ पहले से ज्यादा हुआ या कम हुआ? ऑब्वियसली कम हो गया होगा वहां पे। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। माना सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमने पीएस मान लिया, और प्योर जो सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर को हमने मान लिया पी नॉट। ओके बच्चा, प्योर जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर हमने कितना मान लिया? पी नॉट मान लिया। वी नो दैट पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? वाष्प दाब अवनमन। दैट इज
डेल्टा पी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस। डेल्टा पी क्या है हमारे पास में, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, डेल्टा पी क्या है यहाँ पर, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में जो कमी हुई उसको इंडिकेट कर रहा है। अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप समझ गए। और कैसे निकालेंगे, शुद्ध जो आपके पास में विलायक है उसका वाष्प दाब, उसमें से आप घटा लेंगे किसको, जो विलयन बना उसके वाष्प दाब को, तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो हमारा हो जाएगा वाष्प दाब अवनमन। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज हम बात करें, यदि हमारे पास कंटेनर क्लोज टाइप का है, ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास जो कंटेनर है वो कैसा है, क्लोज है, तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल वेपर फॉर्म में जा रहे होंगे। जब ये ऊपर के रूप में होंगे तो इसके बाहर एनवायरमेंट में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जैसे ये सरफेस पे टच होंगे तो इनकी एनर्जी में कमी आ जाएगी, और एनर्जी में कमी आने से वापस ये लिक्विड फॉर्म में आना भी चालू कर देंगे। तो कुछ पार्टिकल वेपर बन रहे होंगे, तो लिक्विड पार्टिकल का वेपर में कन्वर्ट होना ये कहलाता है बच्चों वेपोराइजेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। उसी प्रकार से वेपर फॉर्म में जो कंटेंट था हमारे पास लिक्विड का, वो जब एनर्जी लूज करके जब वापस लिक्विड में आ रहा है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, कंडेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, और वेपोराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक निश्चित ताप पर यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। तो एक निश्चित ताप पर एक वाष्पीकरण और संघनन के बीच में क्या रहती है, एक साम्यावस्था रहती है, और साम्यावस्था पर संघनन की जो दर होगी वो वाष्पीकरण की दर की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज इस वाली क्लास में क्या पढ़ा, अभी तक वाष्प दाब पढ़ लिया किसे कहते हैं, और वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। जब किसी शुद्ध विलायक पदार्थ को ओपन कंटेनर में लिया जाता है तो एनर्जी प्राप्त कर सतह पर बैठे हुए जो द्रव के कण हैं ये हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं। जब ये ऊपर उठने लगते हैं तो नीचे की ओर द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा उस दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। When unsolvent liquid is taken in open container, then due to energy gain, the surface liquid molecule get energy and get converted into vapor form. When vapor form move to upward, then opposite reaction or opposite pressure is exerted as the surface of liquid. That pressure is known as vapor pressure. ठीक है बच्चों। उसके बाद में वाष्प दाब अवनमन क्या है, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर क्या चीज है। जब हम एक वोलेटाइल लिक्विड के अंदर, जो कि हमारा सॉल्वेंट था, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, जैसे चीनी, यूरिया, ठीक है, इनको हम नमक को मिला देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सरफेस पर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी अपनी पोजीशन गेन करते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इस वजह से वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी सॉल्वेंट की रेस्पेक्टिवली कम हो जाती है। तो पहले वाला वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, और बाद वाला वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, शुद्ध विलायक का और विलयन का जो वाष्प दाब है, इन दोनों का डिफरेंस है, वो कहलाता है वाष्प दाब अवनमन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी। एंड डेल्टा पी कैन कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला P naught minus PS. P naught is the vapor pressure of pure solvent. However, PS is the vapor pressure of the solution. Okay बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेवल की, जहां पर हम बात करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या चीज है। ठीक है बच्चों, राउल्ट का जो लॉ है वो क्या बताता है कि वेपर प्रेशर और जो उसकी कंसंट्रेशन है उसमें क्या रिलेशनशिप है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द राउल्ट्स लॉ। ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं राउल्ट लॉ की। ठीक है, राउल्ट लॉ जो है, जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके वाष्प दाब और उसकी सांद्रता के मध्य संबंध को स्थापित करता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो विलयन में घटक है, विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो विलेय और विलायक यदि हम मान लेते हैं कि दोनों ही वाष्पशील हैं, तो उन दोनों घटकों के द्वारा जो वाष्प दाब लग रहा है, जिसको हम कहते हैं आंशिक दाब, घटक हो गए, इसको क्या कहा जाएगा वहां पे, आंशिक दाब।
तो वो जो आंशिक दाब है वो उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। हम ये ध्यान रखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार एक निश्चित दाब पर विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। At a definite temperature, the partial pressure of each component in that solution is directly proportional to the mole fraction of that component। ठीक है बच्चों, मोल फ्रैक्शन हमने इधर भी सीखा हुआ है कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी कंपोनेंट है उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के खुद के मोल, जो भी कंपोनेंट है उसके खुद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, जिसका भी निकालना है। सपोज मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना होता तो सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही हमारा उस कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई राउल्ट के नियम की। अब राउल्ट के नियम को हम अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर, जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हैं, वेपोराइजेबल है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर जो सॉल्यूट लिया हुआ है बच्चों, वो सॉल्यूट को हमने ऐसे माना हुआ है। सॉल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। एक होता है हमारे पास में विलायक। ठीक है बच्चों, विलायक हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, बी मान लिया। इस ए सॉल्यूट के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट हुआ उसको हमने बी ए लिख लिया, और इसी प्रकार से बी सॉल्वेंट के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट हुआ उसको हमने पी बी मान लिया, और पी ए जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके लिए जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने मान लिया एक्स ए, और इसी प्रकार से बी जो सॉल्वेंट है उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने मान लिया एक्स बी। ठीक है, ये क्या चीज लिख रहे हैं हम यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, बी कंटेंट हम अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को अप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वो क्या बोल रहा है कि पहले वाला कंटेंट कौन था, सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में अभी इस प्रोपोर्शन को यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं, तो पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। तो ये हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई जो कि सॉल्यूट के लिए है। इसी प्रकार से हम ये भी कह देते हैं, अगर हम पार्शियल प्रेशर बी का निकाल रहे हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बी के मोल फ्रैक्शन के मोल बी के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, तो पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। आपको बात समझ आ गई। उसके बाद में हम लोग डाल्टन्स लॉ लगा लेते हैं। आपने पढ़ा होगा इलेवेंथ क्लास में, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है, किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो उसके कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये कौन से रूल से आया है हमारे पास में, डाल्टन्स रूल से आया है। डाल्टन रूल क्या बोलता था कि किसी भी विलयन का जो कुल दाब है वो उस विलयन में उपस्थित विलय और विलाय के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो पी ए प्लस पी बी इसको लिख दिया जाएगा। तो इसको हम आगे की ओर लेके चलते हैं। हम क्या कहते हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। आपके पास में लगे बच्चों, तो P इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम इस वीडियो में आगे की ओर चले, तो हमने इसको दोबारा से रीराइट कर दिया है। हमने कहा सोल्यूट ए का जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, वो पी है, और उस सोल्यूट ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, एक्स ए हो गया। इसी प्रकार सॉल्वेंट बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो पी बी मान लिया, और उसी बी के लिए जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या मान लिया हमने, एक्स बी मान लिया। राउल्ट का नियम क्या बोलता था कि विलयन में जो भी घटक है, विलय और विलायक, उनका आंशिक दाब उनकी मोल बिंदु के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। हमने दो इक्वेशन बना ली, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, प्रोपोर्शनल का दिया तो यहाँ पर आ गया पी ए नॉट एक्स है। अब ये पी ए नॉट क्या है, शुद्ध विलय। हमने बच्चों यहाँ विलय और विलायक दोनों को वाष्पशील लिया हुआ है। ठीक है, तो शुद्ध विलय और विलायक दोनों का वाष्प दाब है, ठीक है ना।
उसके बाद में हम इसमें आगे चले, इसी प्रकार बी के लिख लिया पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट एक्स बी आ गया। डाल्टन का नियम क्या बोलता था कि किसी विलय में उपस्थित विलय और विलायक का जो कुल दाब है या विलय और विलायक को मिलाकर के जो विलय बना हुआ है उसका कुल दाब विलय और विलायक के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। हमने इक्वेशन को लिख लिया इक्वेशन 182 से, तो P इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये इक्वेशन 3 आ गई। बच्चों आप लोगों ने इधर पढ़ा होगा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए और एक्स बी, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा कितना होता है बच्चों, एक होता है। विलय की मोल भिन्न और विलायक की मोल भिन्न, इन दोनों का योग हमेशा कितना आएगा, एक आएगा, कभी भी एक से ज्यादा या एक से कम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इस एक्स ए को रीराइट कर दिया, तो हमने क्या लिखा, एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी निकाल सकता है। इस एक्स ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करने वाले हैं, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं बच्चों, हम इसको लिख लेते हैं P इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है बच्चों, हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। अब आगे इसको कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम इसको लिख लेते हैं, ये तो हमारे पास हो गया पी ए नॉट, यहाँ पर एक्स बी हमारे पास कॉमन था तो हमने लिख दिया प्लस एक्स बी और इसको लिखा हमने पी बी नॉट और यहाँ लिख दिया माइनस पी ए नॉट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास विलयन का क्या आ चुका है, कुल दाब आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर 4। हम लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे, अगर हमारे को विलयन का कुल दाब पूछा जाए और हमें विलय और विलायक के शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब दिए गए हों और विलायक की मोल भिन्न दे दी जाए और नहीं भी दी जाए तो निकाल सकते हैं, मोल अगर दिए हुए हो तो मोल भिन्न दे दी जाए, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए विलयन का क्या निकाल लेंगे, कुल दाब निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन से हम क्या कहते हैं कि विलयन का जो कुल दाब है बच्चों, तो उसकी मोल भिन्न के रेखीय फलन हो सकता है या उसके समानुपाती चलता है ये। अब इसके आधारित हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो कुछ इस प्रकार से है, नीचे वाली एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर लिखेंगे मोल भिन्न यानी मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, मोल भिन्न या हम इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ये लिख लेंगे। और ऊपर वाली जगह पर एक हमारे पास सॉल्यूट के लिए है और ये हमारे पास सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पर रहेंगे वाष्प दाब, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर हो जाएगा, वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम इस लाइन को इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास शुद्ध विलय का पार्शियल प्रेशर हो गया और ये हमारे पास शुद्ध विलायक का पार्शियल प्रेशर हो गया। अब इन दोनों लाइन को लिख लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट इस प्रकार से मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, हम इस लाइन पर नोटिस करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, देखिए आप मैक्सिमम है, और जो एक्स बी है वो तो 0 हो चुका है, एक्स बी यहाँ पर क्या होगा 0, यानी इस वाले पॉइंट पर जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0। जबकि इसी पॉइंट पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन एक्स बी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, एक्स ए 0 पे जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। और इसी को हम यहाँ पर लिख लें तो इसको क्या लिखा जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, और यही इस रेखा पर लिखा जाएगा कि ये पी ए जो कंपोनेंट है हमारा जो सॉल्यूट है उसका पार्शियल प्रेशर है, तो पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स है। बच्चों ये ग्राफ हम लोग ध्यान रखेंगे, ये ग्राफ कब के लिए है, जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेपोराइजेबल हैं, तो इस ग्राफ को हम लोग ध्यान देने रखेंगे। और ये हमारा राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ हमको पता चल गया। राउट्स लॉ कब लिया जाता है, जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, वेपोराइजेबल हो या वोलेटाइल हो, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस ग्राफ को ध्यान रखेंगे,
ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको आगे का केस प्रोवाइड करेगी। आशा करता हूँ बच्चों आज का आपको राउल्ट का नियम यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग राउल्ट नियम के आधार पर विलेनों के प्रकार पढ़ेंगे। आदर्श विलेन क्या होता है, अनादर्श विलेन क्या होता है, या राउल्ट के नियम में जो भी डेविएशंस आते हैं, नेगेटिव डेविएशंस हैं या फिर पॉजिटिव डेविएशन है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम राउल्ट्स के नियम को अप्लाई करेंगे या टाइप्स ऑफ विलेन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।